अब इसी रिजल्ट को जो अभी हमने इनफाइनाइट शीट के लिए ऑब्टेन किया था करके देखते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। दिस इज इनफाइनाइट शीट। क्यू चार्ज यहां रखा है से इस शीट से डी डिस्टेंस पे। आपको फ्लक्स बतानी है थ्रू द इनफाइनाइट शीट। क्या करेंगे इसके लिए? इस क्यू चार्ज को फुल्ली इनक्लोज करना है हमको। ध्यान से देखिएगा, गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट पे जा रहे हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक शीट है जो कि चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? डी। अब इस चार्ज को हमको बिल्कुल इसी आइडेंटिकल शीट से फुल्ली एनक्लोज करना है। ऐसे हो सकते हैं 2, 3, मिनिमम जितने शीट से हो जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे, कैन आई सी, अगर एक शीट इसके जस्ट नीचे डी डिस्टेंस पे प्लेस कर दें, एक शीट नीचे एक शीट बीच में एक चार्ज, ये चार्ज आपको कहीं से नहीं दिखेगा। मीन्स दिस चार्ज इज नाउ फुल्ली एनक्लोज्ड। ये शीट है, अंदर की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इनफाइनाइट। ये भी शीट इधर 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 अंदर, इनफाइनाइट। तो आप इस शीट के इनफाइनाइट एंड से जाकर के देख सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी को जा रही है, आप इन्फिनिटी पे तो पहुंच ही नहीं सकते। सो ये चार्ज आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, नीचे से नहीं दिखेगा, साइड में इन्फिनिटी आप जा नहीं सकते हो, तो ये चार्ज आपको कभी नहीं दिखेगा। मीन्स दिस चार्ज इज फुल्ली एनक्लोज्ड। सो 2 times flux through infinite sheet, ऐसा 2 शीट हम रखें और दोनों शीट के कारण जो कंबाइंड फ्लक्स आ रहा है दैट इज Q by epsilon naught. So what is the flux through the infinite sheet? ये आ गया Q by 2 epsilon। तो ये देख सकते हो गॉस लॉ लाइफ आपका कितना सिंपल बना देगा अगर ये उन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो पा रहा है तो। गॉस लॉ वैलिड हमेशा है, लेकिन एप्लीकेबल सिर्फ वहीं होगा जहां पे सिमेट्री है। यूजफुल वहां होगा जहां पे सिमेट्री है। ये पार्ट क्लियर है? चलिए अब ये गॉस लॉ का थोड़ा डेरिवेशन भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग गॉस लॉ को। A charge Q is placed slightly above the center of circular base of a hemisphere. Find the flux through the hemisphere. Means ये जो डिस्टेंस है सेंटर से दैट इज अप्रोचिंग 0, बट हाँ ये अंदर में है। तो अब हमको पता है फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये आने वाला है चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। बेसिकली इसी चीज को हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। क्लियर है? फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर को लिखेंगे क्या? फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर विल फ्लक्स थ्रू सर्किल प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट
क्लियर है? फ्लक्स थ्रू सर्किल देखेंगे कितना आएगा, ये एक सर्किल है और उससे बिल्कुल एक्स डिस्टेंस पे वेयर एक्स इज अप्रोचिंग 0 एक चार्ज क्यू रखा हुआ, तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स थ्रू सर्किल ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो यहां पे आ जाएगा आर, एक्स बाई आर को अप्रोचिंग 0 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। और अगर चार्ज सेंटर पे ले लें तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना आता है, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। फ्लक्स थ्रू सर्किल कितना आया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज को ऑलमोस्ट हम लोग सेंटर पे भी ले सकते हैं, और ऑलमोस्ट अगर सेंटर पे लिए तो फ्लक्स थ्रू कर्व पॉइंट कितना आता था, वो भी आता था क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। सो कितना आ गया ये, किसी भी केस में आप इंटीग्रेट करके चाहो चाहे जैसे भी देखो रिजल्ट ये आएगा, गॉस लॉ की वैलिडिटी हमेशा रहने वाली है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। सर्किल के एक्सिस पे दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच रखे हैं, लोकेशंस भी दोनों का बिल्कुल सिमेट्रिकल है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सर्किल। क्वेश्चन अगर देखिएगा ध्यान से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमेट्री से देख सकते हो आप, इस चार्ज के कारण जितना फील्ड लाइंस राइट की तरफ जा रहा होगा उतना ही फील्ड लाइंस लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा, तो नेट कितना बोलेंगे फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, जितना राइट की तरफ फील्ड लाइंस उतना ही लेफ्ट की तरफ फील्ड लाइंस, तो नेट number of field lines crossing the circle is 0. Therefore, we will say flux through circle is 0. क्लियर है? इसको आप ऐसे सोच सकते हो, फिर दूसरे तरीके से, ये सर्किल, इसका से एरिया वेक्टर आपने इधर लीजिए। अब इस चार्ज के कारण जो भी फील्ड लाइंस आएंगी उनका ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल एक्यूट होगा, तो इसके कारण फ्लक्स थ्रू द सर्किल आएगा पॉजिटिव, इसके कारण जो फील्ड लाइंस आएंगी वो ऐसे आएंगी। क्लियर?
फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो जो फ्लक्स आएगा इस चार्ज के कारण इस सर्किल के थ्रू वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फ्लक्स होता है ई ए कॉस फाइव। सो जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, मेकिंग नेट फ्लक्स जीरो। इसी को एनालाइज करने का थर्ड वे हो सकता है, कोई पॉइंट हम अगर यहां सेलेक्ट करें, इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण उतना ही फील्ड इस डायरेक्शन में। नेट फील्ड देखोगे आप वो टेंजेंशियल आ जाएगा। नेट फील्ड ये सर्किल अगर ऐसे है तो ऐसे जा रहा है टेंजेंशियल, जबकि एरिया वेक्टर इसके क्या है परपेंडिकुलर। तो ये नेट फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितने का एंगल फॉर्म हो रहा होगा 90 डिग्रीज। देयरफॉर अगेन मेकिंग नेट फ्लक्स जीरो। इसी को अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जैसे लिखना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इन सम रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is given by E vector equal to x I cap plus y j cap divided by x square plus y square whole into alpha. Alpha is a constant, x represents the x coordinate, y represents the y coordinate. Find the flux linked with a sphere of radius capital R, which is centered at origin. x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। चलिए ट्राई करिए इसको।
ई वेक्टर कितना गिवन है, अल्फा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ना अगर एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये एक्स मान लीजिए, वाई जो है अंदर जा रहा है तो जेड ऊपर जाएगा, एक्स इधर वाई अंदर, आई क्रॉस जे के देगा। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर रहे हैं डीएस। जिस पॉइंट पे ये है उसका कोऑर्डिनेट्स ऐसे एक्स वाई जेड, तो आपको डीएस वेक्टर लिखना सिखाई थी फर्स्ट क्लास में, याद होगा। ये जो डीएस वेक्टर आएगा, ये डीएस वेक्टर हो जाएगा डीएस इनटू यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर बाई लेंथ से डिवाइड कर दे। लेंथ कितना है आर, तो पोजीशन वेक्टर कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई ये लेंथ है आपका रेडियस। क्लियर है? स्फीयर के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है, सो फ्लक्स रिक्वायर्ड will be given by closed integral। बॉडी कैसा है, 3 डायमेंशनल, E डॉट ds क्या बच रहा है, अल्फा बाई आर, ये टर्म बाहर, इधर क्या बच रहा है, ds एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल। तो आप ध्यान से देखो, प्रॉब्लम जितना टफ एपियर हो रहा था, कैलकुलेशन सही रखने के बाद, स्टेप्स सही फॉलो करने के बाद, वो इंटीग्रेशन एकदम बच्चा बना गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या दे देगा, वेक्टर नहीं है। अगर डीएस वेक्टर रहता उसका इंटीग्रेशन आपको देता 0, क्योंकि एक वेक्टर इधर तो दूसरा वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट, एक वेक्टर इधर तो दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट। वेक्टर सम अगर डीएस का देखें तो वो 0 देगा, लेकिन हमको स्केलर डीएस का इंटीग्रेशन बताना है ओवर द सरफेस। कितना आएगा ये, अल्फा बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 पाई आर इंटू अल्फा। दिस इज द फ्लक्स। अब इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, तो फ्लक्स को लिखेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से इसी फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। A point charge capital Q is placed
slightly above the topmost point of the hemisphere. तो ये डिस्टेंस बेसिकली नेग्लिजिबल है। ये टॉपमोस्ट पॉइंट यहां से बस थोड़ा सा ऊपर इस चार्ज को रख दी। फाइंड द फ्लक्स थ्रू the curved part ये चार्ज देखें हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहे हैं या बाहर लाई कर रहे हैं? हेमिस्फीयर के बाहर है। सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द हेमिस्फीयर? 0। चार्ज अगर एनक्लोज्ड नहीं है, so what is the flux through the hemisphere? Can I say 0? हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स 0 हो गया। क्लियर है? अब बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू सर्किल इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट। यहां से जो फील्ड लाइंस आ रही हैं कुछ ऐसी दिखेंगी। ध्यान से देखना, इन फील्ड लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि कर्व्ड सरफेस से ही एंटर कर रही हैं और कर्व्ड सरफेस से ही लीव कर रही हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर? इन फील्ड लाइंस का कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सो इनके कारण नेट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर या कर्व्ड पार्ट 0 आएगा। क्लियर? फिर से बोल दे रहे, जो फील्ड लाइंस कर्व्ड पार्ट से एंटर कर रही हैं और कर्व्ड पार्ट से लीव कर रही हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट में नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, तो फ्लक्स जो कर्व्ड पार्ट से एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल है? फ्लक्स थ्रू द सर्किल जो लीव कर रहा है। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट इज बेसिकली इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सर्किल। कर्व्ड पार्ट से एंटर किया फील्ड लाइंस और किससे लीव कर रहा है? सर्किल से। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट हमको फाइंड करना है। सर्किल का तो फॉर्मूला जानते हैं, इस सर्किल के एक्सिस पे ही तो है ये। एक्स का वैल्यू कितना हुआ है? ये जो एक्स है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर। इस सर्किल के एक्सिस पे ही है ये चार्ज, तो फ्लक्स थ्रू सर्किल कितना? q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर। एक्स का वैल्यू आर है, बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। This is equal to flux through the curved part. So flux through curved part कितना आएगा? This is q/2 epsilon naught 1 minus 1 by root. क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is placed at the vertex of a right circular cone as shown in figure. Find the flux through the cone. चलिए फाइंड करिए। इस चार्ज के कारण अगर हम इस कोन के कर्व्ड सरफेस की बात करें, उससे फ्लक्स देखने जाए, यहां कहीं पॉइंट पे जो फील्ड आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ कहीं भी इस डायरेक्शन में, इधर भी, मीन्स हमेशा along द सरफेस ही आ रहे हैं। जबकि एरिया वेक्टर क्या आएगा, एरिया वेक्टर आप देखोगे वो नॉर्मल टू द सरफेस आएगा। कहीं पे यहाँ पे भी देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। सो हाउ मच वुड बी फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट? कैन I say 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं। cos 90 0 दे देगा, EDS cos 90। फ्लक्स थ्रू सर्किल कितना हो जाएगा? सर्किल के अगर आप ध्यान से देखो, फिर से एक्सिस पे है वही सर्किल वाला रिजल्ट पॉइंट चार्ज का। फ्लक्स थ्रू सर्किल आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। x कितना है? h 1 माइनस h बाई रूट अंडर ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो फ्लक्स थ्रू कोन is equal to flux through curved part plus flux through circle। ये आ जाएगा आपका Q by 2 epsilon naught 1 minus h by root under of r square plus h square। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अभी चार्ज Q को कहाँ रखें? सर्कुलर फेस के सेंटर, और आपको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द कोन। चार्ज Q को रखा हुआ है इस राइट सर्कुलर कोन के सर्कुलर बेस के सेंटर। आपको बताना है कितना आएगा फ्लक्स थ्रू द कोन। सोचिए, ट्राई करिए। फिर से जैसा हम लोग पहले से करते रहे हैं, फ्लक्स थ्रू कोन का मतलब फ्लक्स थ्रू सर्कुलर पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट। सर्कुलर पार्ट के थ्रू तो दिख रहा होगा फ्लक्स 0 आएगा, क्योंकि ये है सर्किल, चार्ज सेंटर पे
फील्ड कहीं पे भी देखोगे टेंजेंशियल आएगा अवे, जबकि एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स थ्रू सर्कल जीरो आएगा। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट। और जब भी कोई ऐसी डिफिकल्टी दिखे एक बार गॉस लॉ पे जरूर जाइए। चलिए यहीं से सीखना शुरू कर रहे हैं हम लोग कि गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे। एक प्रॉब्लम हम लोग इनफाइनाइट शीट वाला देखे थे, बिल्कुल उसी फैशन में यहाँ पे इसको बिल्कुल आइडेंटिकल कोन से एनक्लोज करने की कोशिश करिए। ठीक है, दो तरीके से एनक्लोज कर सकते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल कोन से। दूसरा, दोनों ही कोन्स आइडेंटिकल हैं, दोनों ही केसेस में आप देखोगे ये चार्ज क्यों आपको कहीं से नहीं दिखेगा, दोनों ही केसेस में एनक्लोज्ड है। लेकिन काम जो हमारे आने वाला है, यूजफुलनेस आने वाली है इस सिमेट्री वाले केस में, नॉट इन दिस केस। रीजन देखते हैं क्यों। ये चार्ज इस कोन के सर्कुलर बेस के सेंटर पे, दूसरे वाले के भी सर्कुलर बेस के सेंटर पे ही आ रहा है, तो इसके कारण जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स इसके थ्रू होगा। अब ये दोनों ही कंबाइंड फ्लक्स क्या लिखेंगे, 2 times phi is charge enclosed by epsilon naught। कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, Q, तो 2 times phi आ गया Q by epsilon naught। So what is the value of phi, Q by 2 epsilon naught। This is flux through 1। Now where is the problem, अगर हम इसको ऐसे एनक्लोज कर रहे हैं एसिमेट्रिकली, तो इसके तो ये सेंटर पे है फेस के, सर्कुलर फेस के, मान लो इसका फ्लक्स 5 है, लेकिन इसके सर्कुलर फेस का सेंटर यहां है, इसका लोकेशन कहीं अलग है चार्ज का, तो ये एनक्लोज तो हुआ है बट इसके थ्रू फ्लक्स सही नहीं आएगा, इसके थ्रू फ्लक्स आएगा सम phi 2, तो phi 1 प्लस phi 2 कितना आएगा, Q by epsilon। ध्यान से देखो एक इक्वेशन है और इन दोनों phi 1 phi 2 में कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, phi 1 नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा। पहले भी बोले गॉस लॉ एप्लीकेबल तो हर केस में, यहां पे भी देखो phi 1 प्लस phi 2 Q by epsilon नॉट, वैलिडिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब हम लोग देख रहे हैं यूजफुलनेस, यहां पे यूजफुलनेस नहीं है, इस केस में यूजफुलनेस दिख रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। से चार्ज Q बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है,
सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के मिड पॉइंट पे। चार्ज क्यू कहाँ रखा हुआ है? सिलेंडर के एग्जैक्टली मिडिल एक्सिस पे। फाइंड द फ्लक्स थ्रू the curved part of the cylinder. चलिए ट्राई करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड दिख रहा है आपको? क्यू। सो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर को क्या लिखेंगे? फ्लक्स थ्रू सर्किल। इधर से फ्लक्स निकल रहा है, इधर से भी, तो 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू सर्किल। इधर से भी फ्लक्स जा रहा है, इधर से भी फ्लक्स बाहर जा रहा है, कर्व्ड पार्ट से भी जा रहा है, मींस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट इज बेसिकली q by epsilon. Now how much is flux through the circle? चार्ज के इस लोकेशन के कारण इस सर्किल के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा? ये आ जाएगा आपका q by 2 epsilon naught. x का वैल्यू कितना है? L 1 minus x by under root of r square plus x square. ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट आ जाएगा। सो हाउ मच इज फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट? q by epsilon naught 1 minus L by root under of r square plus L square. ये आ गया q by epsilon naught L by root under of r square plus L square. चलिए नोट कर लीजिए इसको।